नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो हाल ही में हम्बोल्ट पेंगुइन को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई और रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं, इन्हें हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो सबसे पहले तो यही हम देख लेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है, यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें क्या बातें कही गई हैं। तो चिली के वैज्ञानिकों ने हम्बोल्ट पेंगुइन पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये कहा है कि हम्बोल्ट पेंगुइन जो है, इनकी आबादी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो चिली है, यहाँ पर टोटल जितनी हम्बोल्ट पेंगुइन पाई जाती है उनका 80% जो है यहाँ पर निवास करता है। वहीं रिपोर्ट की माने तो 1990 के दशक में इनकी कुल संख्या 45,000 से अधिक थी, जो कि वर्तमान में घटकर 20,000 से भी कम हो गई है। और इसलिए जो वैज्ञानिक है वो चाहते हैं कि हम्बोल्ट पेंगुइन को लुप्तप्राय प्रजाति या लुप्तप्राय श्रेणी में शामिल किया जाए। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम्बोल्ट पेंगुइन जो है उसके बारे में। तो इनसे जुड़ी कुछ विशेष बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इनका वैज्ञानिक नाम है स्फेनिकस हम्बोल्टी। अब इनका ये नाम पड़ा कैसे? तो इनका नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम पर इनका नाम जो है हम्बोल्ट पेंगुइन रखा गया। आपको बता दें कि ये जो पेंगुइन है वो बैंडेड वंश से संबंधित है, और बैंडेड नाम जो है वो इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये जो पेंगुइन है ये हम्बोल्ट धारा के पास पाई जाती है। इस कारण से इनका नाम जो है वो बैंडेड वंश रखा गया। अब इनके वितरण की बात करें तो ये चिली और पेरू के प्रशांत तटों की मूल निवासी हैं। अब इनकी विशेषता देख लेते हैं, यानी कि ये जो पेंगुइन है, इनके आंखों के चारों ओर बड़े नंगे त्वचा के पैच होते हैं, जो कि इन्हें ठंड में सहायता करते हैं। यानी ठंड के टाइम में इनकी आंखों के माध्यम से इन्हें मदद मिलती है। और इनकी ऊंचाई की बात कर ले तो इनकी जो एवरेज हाइट है वो 2 फीट से थोड़ी सी अधिक होती है। वहीं प्रजनन काल की बात करें तो इनके प्रजनन काल का समय मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है, और ये चट्टानी तटों पर और द्वीपों पर अपना घोंसला बनाती हैं। और इनकी संरक्षण स्थिति की बात कर ले तो वर्तमान में इनकी जो आयुष्मान स्टेटस है वो वल्नरेबल है। अब वैज्ञानिकों ने जो इनकी बात कही थी कि इन्हें लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल करना चाहिए, तो इन्हें वापस से पुनः जो है वल्नरेबल श्रेणी में ही रखा गया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो अब हम समझेंगे कि रिपोर्ट में जो कहा गया है इनकी आबादी में गिरावट हो रही है, इनकी संख्या में गिरावट हो रही है, तो इसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। तो ये जो एरिया है जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर बहुत अधिक मछली पकड़ने की घटना देखने को मिलती है। अब इससे होता क्या है कि ये जो पेंगुइन है इनका मुख्य भोजन का स्रोत एंकोवी और सार्डिन है। अब जब लोग मछली पकड़ते हैं तो उसके साथ ये जो खाद्य पदार्थ है वो भी बाहर आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में इनके लिए जो खान पान है उसकी कमी हो जाती है और इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिलती है। इसी के साथ ये जब मछली पकड़ते हैं लोग तो जाल में भी कई बार ये फंस जाते हैं, जिससे कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ इनके आवास में भी लगातार नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि औद्योगिकीकरण जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि तटीय प्रदूषण की घटना जो है आपको आए दिन देखने को मिल जाती है। वहीं बीते दिनों तेल रिसाव की घटना भी देखने को मिली, जिसके कारण इनकी संख्या में कमी हुई है। वहीं मानवीय गतिविधियों की बात करें तो ये जो पेंगुइन होते हैं वो मनुष्य प्रजातियों के प्रति जो है काफ़ी संवेदनशील होते हैं। अब जब ये मानव गतिविधियां होती हैं इनके क्षेत्र में, जैसे कि पर्यटन होता है, तो ये घोंसले के स्थलों के पास जाते हैं, गतिविधि करते हैं किसी प्रकार की, तो उसके कारण भी इनको नुकसान पहुँचता है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन भी इनकी आबादी कम होने में एक रोल निभाता है। कैसे? इसमें जो सबसे मेन कारण है वो अल नीनो की घटना है। जब अल नीनो की घटना होती है तो जो समुद्र तल होता है वहाँ का टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण इनकी मृत्यु दर में वृद्धि होती है और साथ ही साथ इनकी प्रजनन में कमी भी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है शिकारी, यानी कि ये जो पेंगुइन है इनके जो अंडे होते हैं, उनके जो चूजे होते हैं, उनका जंगली बिल्लियों, कुत्ते और चूहों के द्वारा शिकार कर लिया जाता है, जिसके कारण भी इनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार के द्वारा इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, एक बार इन पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो कानूनी सुरक्षा की बात करें तो 1977 में पेरू में इन्हें साइट्स परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया था, और इसके साथ ही 1995 में चिली में 30 साल तक इनके शिकार पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। इसके अलावा यूएस लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 2010 के तहत भी इन्हें संरक्षित किया गया था, इन्हें सुविधाएं दी गई थी, और इसके साथ ही साथ इनके जो प्रजनन स्थल है उनके भी संरक्षण का रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि ये संरक्षण प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके पीछे कई कारण भी है, कई चुनौतियां भी आ रही हैं।
क्योंकि ये जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ आसपास जो है मछली पकड़ने की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मनुष्य जो हैं वो अपनी रोजगार के लिए मछली पकड़ते हैं, तो इनकी संख्या में कमी नहीं हो रही है, लोग मछली पकड़ रहे हैं और इसके अलावा जो प्रदूषण है उस पर भी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों स्थितियों में कई कानून सख्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि इनकी जो संख्या है, जो कमी आ रही है, इन्हें बचाया जा सके, इनकी संख्या में वृद्धि की जा सके। तो अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, तो प्रश्न भी देख लेते हैं। हम्बोल्ट पेंगुइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, हम्बोल्ट पेंगुइन मुख्य रूप से चिली और पेरू के प्रशांत तटों पर पाए जाते हैं। कथन 2, इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। कथन 3, इनकी आबादी में गिरावट का एक प्रमुख कारण अल नीनो घटनाएं हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3 या D 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।